फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। जैसा हम सभी जानते हैं आज क्लास नंबर फर्स्ट है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं अकाउंटिंग में। चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चैप्टर नंबर 2 क्या बोला मैंने? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चलिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करें तो जैसे कि आप ये जानते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर्स जब आपको स्लिप देते हैं तो उनकी एक अपनी पर्ची होती है, आपको शायद समझ में नहीं आता है ना। दवाइयों के नाम होते हैं। कई बार आप दवाई लेने जाते हो तो जो केमिस्ट है वो कहता है ये वाली दवाई तो नहीं है, दूसरी वाली दवाई दे देता हूं, चीज एक ही है। यही बात अकाउंटिंग के अंदर भी लागू होती है। अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ टर्म्स होते हैं जिनका यूज अकाउंटेंट जानता है। अगर ये वर्ड जैसे कि अभी आपको नहीं पता लेकिन मैं बोल दूं, आप बताओ डेटर क्या होता है? ओके पता नहीं। मैं बोलूं क्रेडिटर बताओ क्या होता है? मैं बोलूं गुड्स क्या होता है? कुछ हद तक तुम ठीक बोल दो लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता पाओ गुड्स क्या होता है। मैं बोलूं परचेजेस क्या है? जैसे मैं बोलूं मान लो कि रामलाल की एक परचून की दुकान है जिसमें आटा दाल चावल चीनी सब खरीदता है बेचता है, लेकिन उसने एक टीवी खरीद लिया, परचेज बोलेंगे क्या? अब आप तो बोलोगे हाँ परचेज किया है ना, लेकिन एक्चुअल में अकाउंटिंग में ये टर्म ठीक नहीं है। परचेज का मतलब कुछ और ही होता है, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। एक्सपेंस क्या होती है, लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, ऐसे कई सारे टर्म्स होते हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड मीनिंग होती है। जब इंग्लिश आप सीखते हैं तो इंग्लिश का एक पर्टिकुलर वर्ड उसका हिंदी मीनिंग आप समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका हिंदी मीनिंग क्या है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जिनको अकाउंट की लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने बताया भी है यहाँ पे कि देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर डेली यूज इन बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड में यूज किया जाता है। जैसे अगर शेयर मार्केट की न्यूज अगर आप सुनते हो तो उसमें बुल एंड बियर वर्ड यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है जी? बुलिश कई बार बोला जाता है। तो ये सब अपने टर्म्स होते हैं। ऐसे यहाँ पे भी टर्म्स है। तो हम कहते हैं कि बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स it is essential to understand these terms as these terms have their specific meaning in accounting। कोई पर्टिकुलर मीनिंग होती है। हमने बोला है यहाँ पे कि कोई ना कोई पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक मीनिंग होती है अकाउंटिंग में। किस में मीनिंग होती है जी? अकाउंटिंग में स्पेसिफिक मीनिंग होती है। These basic terms are called accounting terminology। अकाउंट्स के अपने टर्म्स होते हैं जिनको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं। आइए जैसे मैं अभी बता ही चुका हूं, अपने एक रामलाल के बिजनेस से मिलवाता हूं। ये रामलाल जो इस बिजनेस का मालिक है, देख लो ना, बहुत टेस्टी टेस्टी समोसा बनाता है, मुंह में पानी तो लाना बनता है आपके। और देखो साथ में चटनी भी बहुत टेस्टी देता है और बहुत अच्छी दुकान चलती है। फैक्ट्री मतलब समझ लो, फैक्ट्री क्या बोलूं मैं इसको, मतलब समझ लो जहां पे बनाता है और बेचता भी वहीं पे है। ठीक है, फैक्ट्री कह लो, दुकान कह लो, कुछ भी कह लो, सब उसका वही चलता है। ओके, और बहुत टेस्टी बनाता है, बहुत भीड़ लग के बिकती है इसकी। इसका सारा समोसा समझो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक खत्म भी हो जाता है। अब मैंने बोला यहां पे कि ये बिजनेस क्या है, शायद कुछ हद तक आप बताओ। मैं बोलूं प्रोप्राइटर, तो ये मैंने अभी बोला कि ये इसका मालिक है, तो शायद आप बता दो कि अच्छा ठीक है सर। क्या बोला मैंने इसका कि ये क्या है? एक मालिक है यहां का। तो एक बार के लिए बता दो कि हाँ प्रोप्राइटर का मतलब मालिक होता है, ऑनर होता है। इसी तरीके से मैं बोलूं यहां पे देखो, अब ये समोसे बनाने के लिए टेस्टी टेस्टी समोसे बनाने के लिए नमक आलू मैदा ये सब इस्तेमाल करते हैं ये लोग। यहां पे एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया गुड्स। ठीक है जी, साथ में ये पेप्सी भी देता है, पेप्सी भी बेचता है और कुछ ऐसी चीजें भी बेचता है। उसको ठंडा रखने के लिए फ्रिज इस्तेमाल करता है। फिर इसके अलावा जितनी भी अकाउंटिंग है या बाकी चीजें हैं उसके लिए कंप्यूटर भी इस्तेमाल करता है। भाई साहब के पास एक गाड़ी भी है, क्या है ये? एसेट है। इसी तरीके से माल उधार खरीदता है विजय लाल से, ये क्रेडिटर है, अभी बताऊंगा आगे चल के। इसी तरीके से मुरारी लाल जिनको ये उधार माल बेचता है, कौन है ये? डेटर है। इसी तरीके से खर्चे किए जाते हैं, ये एक्सपेंस का पार्ट रहता है। इसी तरीके से ये पैसा, ढेर सारा पैसा इसने बिजनेस में लगा दिया, ये कैपिटल का पार्ट है। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स होते हैं। यहाँ तो कुछ बहुत शॉर्ट में मैंने ऐसे डिस्कस किया है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, डिटेल में अभी पढ़ेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। तो बिजनेस में इन सब का एक अपना मीनिंग होता है, इन्हीं सब मीनिंग को हमें यहाँ पे समझना है।
और ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ जाते हैं लेकिन इस चैप्टर को लाइटली ले लेते हैं, या कई बार चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन से स्टार्ट कर दिया जाता है। बहुत ही गलत स्टार्टिंग होती है अगर अकाउंटिंग इक्वेशन से स्टार्ट कर दिया जाए अकाउंटिंग पढ़ाना। बच्चों को ये नहीं पता कि एसेट क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, डेटर क्या होता है, और हम उसके लिए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। इसलिए ये चैप्टर, इससे अगला चैप्टर, ये जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया, ये एक एंट्री लेवल था जिसमें कुछ चीजें आपने सीखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए जरा एक एक करके टर्म्स के बारे में समझते हैं। आज मैं बेसिक टर्म्स के बारे में बात करूं तो हम कुछ टोटल 6 टर्म्स के ऊपर बात करेंगे आज। 6 टर्म्स में सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन, अब रामलाल का भी देखा आपने कि समोसे बनाने का बिजनेस है, ये समोसा बनाता है, बाहर की दुकानों पे भी देता है, कैटरिंग भी करता है, ये एक तरीके से शादी पार्टियों में भी अपना समोसा अच्छा वाला बेचता है ये। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो इसने कहा कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉइंट टू बी नोटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, बता सकते हो मुझे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या चीज होती है, कोई बताएगा? अरे वाह, वेरी गुड। जिस एक्टिविटी में मनी इन्वॉल्व होता है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, रिलेटेड टू मनी कह सकते हैं। हेलो, आवाज नहीं आई, हेलो, गुड, रिलेटेड टू मनी, सही कहा आपने कि ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी हो, ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे इसके फाइनेंशियल पोजीशन पे चेंजेस होता है, प्रभाव पड़ता है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कहते हैं हम इसको? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एनी डाउट जी? नो। तो उम्मीद करता हूं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में आपको पता चल गया होगा। एक बार और दोबारा बता दूं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बिजनेस से रिलेटेड होती है और जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है। आओ जरा डिटेल में पढ़ते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्या। देखिए जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट, रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट। इसमें एक होता है इंटरनल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और एक होता है एक्सटर्नल या बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं इसको हम। जैसे कि इंटरनल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, बिल्कुल ठीक है, ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर हमने मान लो बिजनेस के लिए इस तरीके का एक मोबाइल फोन खरीदा और आज अगर बेचने जाएं तो ये उतने का नहीं बिकेगा जितने का खरीदा था, इसमें डेप्रिसिएशन लग गया। मान लो आज हमने 20,000 का खरीदा और कल को ये अगर मान लो 15,000 का बिक रहा है तो 5,000 पे डेप्रिसिएशन का पार्ट हो गया। ये इंटरनल या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसके लिए हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, मान लो रामलाल का जो बिजनेस है वो समोसा बनाने का है, तो परचेज क्या करेगा? आलू, मैदा, है ना, नमक, ये सब चीजें, पनीर, ये सब चीजें ये परचेज करेगा। और सेल क्या करेगा? समोसा, है ना जी। तो ये सेल पार्ट एंड परचेज पार्ट जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है, जिसके जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से बाहर जाके होता है। मतलब बिजनेस तो है, हम किसी से सामान खरीदते हैं, किसी को सामान बेचते हैं, ये मतलब जो लेना देना है वो बाहर वाले से है। ये जो पहला बताया मैंने इंटरनल, ये हमारे बिजनेस के अंदर ही, मान लो रामलाल के यहाँ फ्रिज है, उस पर डेप्रिसिएशन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने का उसने खरीदा उतने का बेच लेगा वो, है ना। तो ये डेप्रिसिएशन जो रह गया वो भी इसी का पार्ट रहता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, अगर हम मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू के बेसिस पे देखें तो ये 2 तरीके का होता है। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या होता है? एक कैश ट्रांजैक्शन और एक होता है हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब कैश जिसकी, मतलब यूं समझ लो, जो ट्रांजैक्शन हम कैश में करते हैं, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं ना जो कैश में करते हैं, और बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो उधार पे करते हैं। तो यूं कहो कि ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन है उन सभी को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल, कैश एंड क्रेडिट। ओके जी।
लेकिन नॉर्मली ये सब कुछ मिलजुल के कैश, क्रेडिट और ये जो जिसका कोई लेना देना नहीं होता, ना तो कैश से ना क्रेडिट से, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, इसका ना तो कैश से कोई लेना देना है, इससे कैश कम हुआ क्या? एक बात बताओ, ये 20,000 का मोबाइल फोन खरीदा और कल को हम इसे बेचने जाएं, 15,000 का मुझे पता बिकेगा, तो क्या 20,000 रुपये रखे थे मेरे पास और अब वो घट के 15,000 हो गया, ऐसा है क्या? नहीं ना, ये तो वैल्यू गिर गई है। इससे पैसे, इसमें पैसे की वैल्यू गिरी है, इससे पैसे के ट्रांजेक्शन पे कोई फर्क नहीं हुआ। हाँ, बेच देंगे तो एक अलग बात हो गई, बट डेप्रिसिएशन जो 5,000 का है वो फर्क पड़ा। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके लिए, तो बल्कि एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन का आगे चल के। तो ये सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में आते हैं। वेल, चलिए बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ हद तक आपको पता चल गया होगा कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन के पार्ट हैं। इसके बाद बात करें अगर कैपिटल की, तो कैपिटल मतलब क्या? तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोप्राइटर वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? प्रोप्राइटर, मतलब समझो इसको बोलते हैं हम लोग ऑनर। प्रोप्राइटर मतलब ऑनर। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जैसे ये रामलाल जी हैं, 1,50,000 रुपए से इन्होंने यहां पे पैसा लगा दिया और बिजनेस शुरू कर दिया। नॉर्मली बिजनेस जो है बिना पैसे के तो स्टार्ट होने से रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो पैसा लगाना पड़ेगा, यस और नो? रामलाल एक नई दुकान भी ओपन करेगा और समोसे की दुकान ओपन करेगा तो फ्रिज खरीदेगा, कढ़ाई खरीदेगा, है ना, टेबल खरीदेगा, कुर्सियां खरीदेगा, ऐसा है या नहीं है? भाई समोसे गर्म रहे उसके लिए ओवन खरीदेगा, ऐसी सारी चीजें होनी चाहिए, यस और नो? तो ये सारी के सारी चीजों के लिए इसको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिजनेस में लगाना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट। और ये जो इन्वेस्टमेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगाया, किसने लगाया? रामलाल ने, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। तो एक बात समझ लो, अगर बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, इस पैसे को बोलते हैं हम लोग क्या? कैपिटल। बिजनेसमैन अगर बिजनेस में पैसे लगाता है तो उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल, जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। ओके, अच्छा, कल को अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो इस सबको बेच के जो पैसा आएगा उसका कैपिटल रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कैपिटल के बाद ड्राइंग। भाई ड्राइंग का मतलब अभी समझते हैं। अब जैसे ही रामलाल अपने दुकान के लिए तैयार हुआ, ऐसे ही इसकी वाइफ बोलती है, अजी सुनते हो, घर में आटा खत्म हो गया, शाम को आना ना तो आटा लेते हुए आना, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी शाम को। कहता ठीक है भगवान, लेता आऊंगा। भाई अपनी दुकान पे जाता है, अब समोसे की दुकान है, आपको पता है, तो मैदा रहता है, आटा कहां से लाएगा ये? अब इसने क्या किया, जो भी सेल हुई उसमें से 500 रुपये निकाला और वापसी में आटा लेता हुआ घर पे पहुंचा, क्योंकि पता चल गया बेटा कि ये तो समोसे, नहीं तो वापस आके समोसे खा के गुजारा करना पड़ेगा, रोटी खानी है तो घर पे आटा लेके जाना पड़ेगा। अब ये भाई साहब घर पे आटा लेके जाते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, बिजनेस से कितने रुपए निकाले इसने? आवाज नहीं आई जी? 500 रुपए बिजनेस से विड्रॉ किए हैं, ताकि क्या कर सके, ये आटा खरीद सके। ओके, तो ये जो रुपीस 500 withdrawn from business, किस बात के लिए? पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए। अभी आगे हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग चीज होती हैं। बेशक बिजनेस उसी का है, लेकिन बिजनेस से अगर पैसे निकालेगा तो सिस्टम के हिसाब से हम बोलेंगे ये पैसा निकाल के ले गया, बाहर वाला मान के चलते हैं, एक बार के लिए हम सेकंड पार्टी मान के चलते हैं। बिजनेस एक फर्स्ट पार्टी है, बिजनेसमैन एक सेकंड पार्टी। तो बिजनेसमैन ने जब बिजनेस में पैसा लगाया तो उसको बोलते हैं कैपिटल, लेकिन बिजनेसमैन जब बिजनेस से पैसे घर के लिए लेके जाता है, अपना खर्च चलाने के लिए, तो उसको बोलते हैं पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना, और उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमने कहा एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, कैश भी हो सकता है। अब मान लो रामलाल का अगर समोसे की दुकान ना होके अगर मान लो परचून की दुकान होती, आटा दाल चावल तो ये अपनी दुकान में ही बेचता है। अब जैसे ये दुकान के लिए निकलने लगा तो वाइफ कहती है जी सुनते हो,
छोटू के हाथ आटा भिजवा देना, नहीं तो दोपहर का लंच नहीं भेजूंगी मैं आपके लिए। अच्छा जी। पहुंचते ही ये सबसे पहले कहता है छोटू ये थैला उठा और आटा घर पे देख के आ। छोटू भाई आटा उठाता है दुकान से और घर पे लेके चला जाता है। तो आटा कहां पे पड़ा हुआ था? इसके बिजनेस में पड़ा हुआ था। उठा के कहां ले गया? ये घर पे ले गया। तो ये अगर बेच लेता तो पैसे आते ना बिजनेस में, यस और नो? पैसा आता ना, लेकिन अब पैसा आएगा नहीं आएगा। इसने घर के लिए निकाल लिया, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। इसको बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉइंग। तो हमने बताया कि एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, पॉइंट टू बी नोटेड, पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ किया जाता है, दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग। क्या कहते हैं इसको? ड्रॉइंग। इसके बाद अगला जो टर्म है हमारे पास ये है लायबिलिटीज। भाई लायबिलिटीज मतलब देनदारियां। अगर लायबिलिटीज को हिंदी में कहें, ये वर्ड याद रखो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी। देनदारियां, ये चेक करना पड़ेगा, स्पेलिंग हो सकता है हिंदी की गलत हो मेरी। देनदारियां, अब ये देनदारियां मतलब लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं, जो देना है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे वर्ड से ही पता चल रहा है देना है, ठीक है। तो द अमाउंट विच द फर्म ओन्स द आउटसाइडर, पॉइंट टू बी नोटेड, वो पैसा जिसे फर्म ने देना है। किसको देना है? आवाज नहीं आई जी। किसको देना है? आउटसाइडर को। इसको बोलते हैं हम लोग लायबिलिटीज। पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सेप्टिंग द अमाउंट ऑन टू प्रोप्राइटर। अभी पीछे आपने पढ़ा कि ये रामलाल जो पैसा बिजनेस में लगाता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैपिटल। जो पैसा इसने लगाया इसको क्या बोला मैंने? कैपिटल बोला। अब ये पैसा इसने बिजनेस में लगाया, ये इसको आउटसाइडर नहीं बोलते, है मालिक ये। लेकिन इसके अलावा अगर मान लो इसको पैसे की जरूरत पड़ी और इसने वाइफ से बोला, अरे 50,000 रुपये तेरे पास पड़े हैं ना, लाते दे, मैं बिजनेस में लगा लेता हूं और इसके बाद दे दूंगा, तो उसकी वाइफ भी आउटसाइडर मानी जाएगी। उसकी वाइफ भी आउटसाइडर मानी जाएगी। अगर मान लो यहां पे मैं बोलूं कि ये बिजनेस है रामलाल का और ये फैक्ट्री चलाता है, अब विजयलाल, जो विजयलाल है, इससे ये उधार माल खरीदता है, आटा, मैदा, आलू, ये। तो सिंपल सी बात है कि रामलाल को पैसे देने हैं। किसको देने हैं? विजयलाल को। और ऐसे ही C1, C2, C3, ये क्रेडिटर्स बोल रहा हूं अभी मैं, बाहर वाले बोल रहा हूं, जिनको अभी पैसे चुकाने हैं। ऐसे कितने सारे बंदे हैं जिनको अभी पैसे देने हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल और सीधी सी बात, यहां पे मैंने बता दिया कि द अमाउंट विच द फर्म ऑफ्स टू आउटसाइडर, जो आउटसाइडर को पैसे देने हैं। कौन, किसने देना है? फर्म ने देना है। किसने देना है? फर्म ने देना है। किसको? आउटसाइडर को। इसको बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की। नाम से पता चल रहा है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब जिसकी पेमेंट हमें लंबे टाइम बाद करनी है। मान लो एक कार खरीदा इसने और कार का लोन चल रहा है अभी इसके ऊपर। तो कार का लोन नॉर्मली महीने, 3 महीने, 6 महीने में नहीं खत्म होता, ऑन एन एवरेज 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। तो यूं समझो जिसकी पेमेंट 1 साल से ऊपर के लिए करनी है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, या 1 साल बाद करनी है, या जिसकी पेमेंट टोटल चुकाने के लिए हमारे पास अभी 1 साल से ज्यादा का पीरियड बचा हुआ है, इस टाइप की जो लायबिलिटीज होती है इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लिखा है विच फॉल ड्यू टू पेमेंट इन लॉन्ग पीरियड नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर। बोला हमने जिसकी पेमेंट नॉर्मली 1 से ज्यादा साल के बाद करनी है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, लॉन्ग टर्म डिबेंचर हो गया। डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो पब्लिक को बोलती है कि आप हमारे पास पैसा लगाओ। तो जो पब्लिक पैसा देती है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी एक श्योरिटी देती है, एक पेपर देती है, कहती है कि आपने हमारी कंपनी में इतना पैसा लगाया है। अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते, आप समझो बस कि जो पब्लिक है वो पैसा बिजनेस में लगाती है, वो पैसा डिबेंचर कहलाता है। अभी ऐसे समझ लो आप, ठीक है। एक तरीके का लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन ही है ये। आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इसी तरीके से अगली हमारे पास
करंट लायबिलिटीज। अब जी करंट लायबिलिटीज क्या होती है? तो विच आर टू बी पेड इन ईयर या फिर नियर फ्यूचर में, या तो एक साल के अंदर अंदर या नियर फ्यूचर में, बस अभी अभी। जैसे मान लो आप अपने पड़ोस की दुकान से बिस्किट उधार ले आते हो, तो अगली बार जाते हो तो बोलता है ना, अरे वो आपने वो उस दिन बिस्किट लिया था ना, उसके पैसे दे देते। या बोलता है नहीं जी कोई बात नहीं, आप एक साल बाद चुकाना। ऐसा बोलता है? बोलता है? टोक देता है उसी समय कि अगली बार आना तो पैसे लेके आना। मतलब ये वो लायबिलिटीज है जिसकी पेमेंट अभी करनी है, नियर फ्यूचर में जल्दी जल्दी करनी है, एक साल से कम पीरियड है आपके पास। इस टाइप की लायबिलिटीज को बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर मैं बोलूं तो कई बार बैंक में मान लो मेरे पास 10,000 रुपए मेरा बैंक बैलेंस है। अगर बैंक वालों ने बिजनेसमैन को फैसिलिटी दी है तो वो 15,000 भी निकाल सकता है, 10,000 अपने और 5,000 एक्स्ट्रा बैंक वालों के पैसे निकाल लिए। फैसिलिटी देती है ऐसा बैंक। जैसे क्रेडिट कार्ड का नाम सुना होगा ना आपने। क्रेडिट कार्ड मतलब आपके पास पैसे नहीं है लेकिन एक तरीके का लोन होता है, ऐसी बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। इसी तरीके से बिल्स पेबल, ये भी एक तरीके की लायबिलिटीज होती है, डिटेल में पढ़ेंगे अभी बाद में। बिल्स पेबल मतलब समझो कि जिनसे हमने उधार माल खरीदा, एक तरीके से वो बंदे, एग्जैक्टली ये नहीं होता लेकिन बता दूंगा मैं। क्रेडिटर्स तो जिनसे हमने उधार माल खरीदा उसी को बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब समझो कि रामलाल ने कोई खर्चा कर लिया, जैसे बिजली का खर्चा अभी पेमेंट नहीं की, पेमेंट करना है। आउटस्टैंडिंग का खर्चा जो अभी देना है, दिया नहीं है। और शॉर्ट टर्म लोन, जो छोटे टर्म्स के लोन होते हैं, ये सारे वर्ड अभी आगे चल के डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट अभी आप ऊपर वाली लाइन पे गौर करोगे कि जिसकी पेमेंट एक साल के अंदर अंदर या नियर फ्यूचर में करनी है, इसको क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एसेट। अगला एसेट मतलब क्या? एनीथिंग विच इज द पोसेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, दिस इज कॉल्ड एसेट। क्या बोलते हैं इसको? एसेट। जैसे कि ये मोबाइल फोन देख रहे हो, ये मोबाइल फोन स्टे लर्निंग का है, तो ये मेरे नाम बेशक हो सकता है लेकिन प्रॉपर्टी ये स्टे लर्निंग की है। इसी तरीके से ये लैपटॉप, ये कैमरा, ये पूरा स्टूडियो में जितना भी सामान लगा है, ये सभी के सभी स्टे लर्निंग का है। तो इस पे बेशक है हमारा, लेकिन इस पे ये बिजनेस जो है, ये जो फर्म है, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम है स्टे लर्निंग और उसी के अंदर आता है। और ये सब इनकी एसेट है। ये कैमरा, ये जो लाइटिंग देख रहे हो, ये सब बिजनेस की, मतलब ये जो स्टे लर्निंग है, इनके एसेट्स हैं। कल को अगर बेचेंगे तो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और नो? भाई मान लो जब बाई किया था ये मोबाइल फोन तो 35,500 का था, आप बेचेंगे तो 2, 4, 5, 10,000 तो मिल ही जाएगा, है ना? 2,000, 4,000, 5,000, दो जो भी मिले तो ये बिक जाएगा ना, जिसको बेचा जा सकता है। और पॉइंट टू बी नोटेड, जिसको रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदा बेचा जाता है, दिस इज कॉल्ड एसेट। जैसे रामलाल ने फ्रिज खरीदा इसलिए कि चलो अभी खरीदता हूं, अगले महीने बेच दूंगा, ऐसा है क्या भाई? इसलिए कि यार ठंडा पानी रखना हो, या फिर बर्फ जमाना हो, या फिर कुछ अगर मान लो कुछ चीज ठंडी करनी हो उसके लिए, तो एसेट के तौर पे उसके लिए फ्रिज है वो। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि रामलाल ने एक जगह ही खरीद ली कि दुकान है, ये दुकान ही खरीद ली कि ये दुकान मेरा है और इसी में बिजनेस करूंगा, वो बिजनेस को दे दिया उसने, रामलाल समोसे की दुकान को दे दिया उसने। तो जो उसके लिए एसेट है, ये जो अभी आपने देखा कि बिल्डिंग या कोई दुकान, वो बिजनेस के लिए एसेट है। ओके? इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट। अभी बताया मैंने आपको, कल को अगर बेचें तो ये पैसे मिल जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एसेट। जरूरी नहीं कि वो पैसे पूरे मिले, कम मिलेंगे लेकिन मिलेगा। जमीन के केस में ज्यादा मिल सकता है, बाकी सभी केसेस में कम ही मिलता है। ओके? नेक्स्ट है, इसी में जैसे अभी कैटेगरी बताई हमने लायबिलिटीज की, वैसी इसकी कैटेगरी है भाई फिक्स एसेट क्या होता है। तो फिक्स एसेट्स जैसे मोबाइल फोन रोज खरीदते बेचते हैं, हेलो, रोज खरीदते बेचते हैं क्या? घर में याद करो फ्रिज कब खरीदा था आप लोगों ने, आज भी पड़ा हुआ है। वो बेड शायद मम्मी के दहेज में आया हुआ होगा लेकिन आज भी है ना, शायद ऐसा। ओके? तो रोज बदलते नहीं है,
रोज हम इसको चेंज नहीं कर देते, ये हमारे लिए एसेट है, फिक्स एसेट्स है। कौन सी एसेट है? फिक्स एसेट। तो दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मींट फॉर रीसेल। जैसे यहां पे अगर मैं बताऊं आपको कि ये कैमरे लगे हैं, इसलिए खरीदा कि कल को बेच देंगे? नहीं ना। ये लाइटिंग्स, ये स्टूडियो में जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, इसलिए नहीं खरीदा हमने कि कल को बेच देंगे। ये सभी एसेट हम लोगों के लिए फिक्स एसेट्स है। इवन ये मोबाइल फोन भी हमारे लिए फिक्स एसेट है, हम रोज खरीदते बेचते नहीं है। इवन 6 महीने वो 1 साल के अंदर अंदर चेंज नहीं करते हम लोग। अभी पीछे बताऊं, इस मोबाइल फोन को लिए 3 साल हो गया हमें, तो 3 साल पहले मोबाइल फोन बाई किया था, आज भी चल रहा है और जब तक चलेगा तो चला लेंगे इसको, या कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती तब तक तो ये चला लेंगे हम लोग, है ना। तो ये सब फिक्स एसेट्स का पार्ट है। हमने बताया है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कोई मोटर व्हीकल जैसे कार, स्कूटर, कोई फर्नीचर हो गया, ये सब फिक्स एसेट्स के पार्ट है। किसके पार्ट है? ये फिक्स एसेट के। इसी तरीके से करंट एसेट, करंट एसेट्स जो बदलता रहता है। जैसे कि रामलाल ने आलू खरीदा, आलू आपको पता है बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ये स्टॉक का पार्ट है और करंट एसेट्स है। आज आलू की कुछ क्वांटिटी होगी, कल कुछ और होगी, परसों कम ज्यादा हो सकता है, रहेगा उसी के आसपास लेकिन कम ज्यादा, है ना। इसको रीसेल में यूज करते हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। द एसेट विच आर मीन फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। मैनेजमेंट जिसे 1 साल के अंदर अंदर कैश में बदल देना चाहती है उसे बोलते हैं करंट एसेट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोले तो स्टॉक, मैंने अभी बोला आपको स्टॉक, जैसे बोलूं सुनार की दुकान पे जो सोना पड़ा हुआ है बेचने के लिए, वो सब उनके लिए स्टॉक है। क्या है? स्टॉक, रीसेल करने के पर्पज से। डेटर, जिसको हमने उधार माल बेचा है, उससे पैसे आ जाएंगे ना 2, 4, 5 महीने के अंदर अंदर, यस और नो? इसी तरीके से बिल रिसीवेबल डिस्कस करूंगा बाद में, डेटर की तरह ही होता है जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस, मान लो आप रामलाल की दुकान पे गए जिसका परचून की दुकान है, आप बिस्किट लेने गए, आपने उसे 20 का नोट थमा दिया, 20 का नोट आपने उसे थमा दिया, और बिस्किट सिर्फ जो था वो 15 रुपए का था, 5 रुपए खुले नहीं थे, उसने कहा कि बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो 5 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे? या तो वापस मिल जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। तो आपने एडवांस में पैसे दे दिए। या मान लो हम लोग कहीं अगर रेंट पे होते हैं तो हम एडवांस में रेंट देते हैं, इसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीपेड एक्सपेंस। ये सब करंट एसेट का पार्ट है। सिंपल और सीधी सी बात, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, गुड। इसके बाद है भाई टेंजिबल एसेट्स क्या होता है। अभी ये खत्म नहीं हुआ पार्ट, अभी तो चलेगा। और टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। Asset which can be seen and touched, that is which have a physical existence। जैसे कि लैंड, मान लो कोई जमीन है, कोई मशीन है, कोई स्टॉक है, कैश है, इसके अलावा बिल्डिंग हो गई, ये मोबाइल फोन हो गया, ये कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, लाइटिंग हो गया, यहाँ इन सभी चीजों को चलाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, ये सब हम लोग देख सकते हैं। इसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। क्या बोलते हैं इसको? टेंजिबल एसेट। इसके बाद है अगला हमारे पास, इसी में इनटेंजिबल एसेट्स, जिसको छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे आपने नाम सुना है बहुत सारी कंपनी का, जैसे मान लो पेप्सोडेंट, मार्केट में जाते हो और टूथपेस्ट खरीदना होता है तो सीधा मांग ले तो कोलगेट दे दो जी, मांगते हो? यस और नो? मैगी दे दो, चाहे वो बाबा रामदेव की मैगी क्यों ना हो, है ना। आप मैगी मांगते हो, ये नहीं बोलते हो नूडल दे दो, बाबा रामदेव वाला नूडल दे दो, या yippee नूडल दे दो, या आईटीसी वालों का नूडल दे दो। सीधा जाते हो और कहते हो क्या दे दो? मैगी दे दो। मैगी इतना फेमस हो चुका है, अगर टूथपेस्ट भी चाहिए तो क्या कोलगेट किया क्या, ऐसे बोलते हैं ना। टूथपेस्ट अगर लेने जाते हो तो कोलगेट लेके आना, चाहे वो आप बबूल लेके आओ, चाहे आप डाबर लाल लेके आओ, चाहे आप वाकई में कोलगेट लेके आओ, क्लोजअप लेके आओ, लेकिन बोलते कोलगेट ही हो, इतना बड़ा नाम है उसका। यस और नो? ये नेम एंड फेम होता है, ये नेम एंड फेम होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में हैं। स्टूडेंट्स के साथ टीचर को भी हम ट्रेनिंग देते हैं अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए।
काफी सारे टीचर्स भी हैं हमसे जुड़े हुए ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के अलावा दुबई में भी काफी सारे टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं हमसे जुड़े हुए। तो अगर मैं स्टे लर्निंग की बात करूं, या विजय आदर्श एक नाम एंड ब्रांड है जो ऑल ओवर इंडिया में लोग जानते हैं इस फील्ड में जो हैं, या दुबई में जानते हैं। ये एक ब्रांड हो गया जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जब बता दिया कि अरे 12th पढ़नी है आपको, 11th पढ़ना है, बीकॉम करना है, या आपको स्पेसिफिक कोर्स करना है, ये vijayadarsh.com पे चले जाओ या स्टे लर्निंग से ले लो, इनसे अच्छा नहीं मिलेगा आपको। ये क्या है? नेम एंड फेम हो गया, ये गुडविल हो गई जिससे रिकमेंड करते हैं हम लोग। यस और नो? गुडविल। दिस इज कॉल्ड नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। इसे देख नहीं सकते। नेम एंड फेम इतना है। कभी सर में दर्द होता है तो मम्मी पूछती है, बेटा सर में दर्द हो रहा है? कहते हो हाँ। कितना हो रहा है? पता तो मम्मी इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। बोलते हो मम्मी ज्यादा हो रहा है। बता सकते हो, देख नहीं सकते। ये कोई फीवर नहीं है जिसको मेजर किया जा सकता है, इसको मेजर नहीं कर सकते। मम्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसी गुडविल है। नेम एंड फेम। आज मार्केट में चले जाओ, आपने पिंकी छाप कभी अगर मैं बोलूं कि शैम्पू सुना है? क्लिनिक प्लस सुना है? पिंकी छाप सुना है? नहीं सुना ना? अच्छा, लक्स का नाम तो सुना होगा, लक्स सोप सुना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई और नाम बोल दूं आपको, गदा छाप सुना है आपने? नहीं सुना, शायद लोगे भी नहीं, नाम ही ऐसा है ना। मतलब आप समझ लो इस बात को, नेम एंड फेम। ऐसे ही ट्रेडमार्क, नाम दिखता है। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो स्टे लर्निंग पे आर लिखा हुआ है, ये ट्रेडमार्क है विजय आदर्श के नाम। तो ये एक ट्रेडमार्क है, ये एक लोगो है। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि नाइकी का साइन देखा है आपने, ये ट्रेडमार्क होता है। सोनी, सैमसंग, हेलो, इसी तरीके से एचपी, ये साइन है। ये साइन जो देख के ही पता चल जाता है अरे ये तो ब्रांड है। एक ब्रांड की एक अपनी वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क भी बिकता है, इसको देख नहीं सकते, वो वैसे देख सकते हो, इसकी वैल्यू नहीं देख सकते आप। ओके, ये ट्रेडमार्क है। इसी तरीके से लीज होल्ड, पेटेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सभी के सभी जो है ये इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। किस में आता है? इंटेंजिबल एसेट्स में। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए, सर प्रीपेड एक्सपेंस भी आता है? हाँ हाँ, इंटेंजिबल एसेट में आता है, आप समझ लो। वैसे करंट एसेट्स का पार्ट है बट इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत लोगों को नहीं पता होती ये बात। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारे पास वॉशिंग एसेट। ये क्या होता है जी? Those assets which are consumed through being worked or used such as mines। जैसे कि आपको पता है माइनिंग वर्क, वहां पे कोयला निकलता है या मान लो पेट्रोलियम निकलेगा, है ना। चलो कोयले का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ओवर द पीरियड खत्म होगा या और बनता रहेगा? खत्म होगा ना। मान लो एक जगह है जो मान लो 1000 करोड़ में लीज पे दे दिया और बोला कि इसमें से जितना कोयला निकाल सकते हो निकाल लो। कंपनी आई, लगाना शुरू कर दिया और निकालना शुरू कर दिया कोयला। एक वक्त के बाद तो सारा कोयला खत्म होगा या नहीं होगा? होगा ना। ये वही है। तो वॉशिंग एसेट्स ऑल्सो इंक्लूड एसेट्स विच गेट एग्जॉस्टेड विद द लैप्स ऑफ द टाइम सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ये सभी के सभी एक ओवर द पीरियड खत्म होगा, इसको बोलते हैं वॉशिंग एसेट। अगर सही तरीके से आप मान के चलो, यूज करो तो चलेगा। ओवर द पीरियड शायद ये मतलब बहुत कम वैल्यू रहती है। जैसे कोडक, कंपनी खत्म, नोकिया खत्म कंपनी। अब उसका जो ट्रेडमार्क है वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं बिकेगा, है ना। तो ये सभी के सभी जो है वो वॉशिंग एसेट्स होते हैं। कौन से एसेट्स होते हैं जी? वॉशिंग एसेट्स। इसी तरीके से अगला है हमारे पास रेवेन्यू। क्या होता है जी? तो जैसे अगर मैं स्टे लर्निंग के लिए बोलूं तो जितने भी हम लोग कोर्सेज जो सब्सक्राइब करते हैं हमारे स्टूडेंट्स या टीचर्स, उनसे जो फीस आती है वो हमारे लिए रेवेन्यू का पार्ट होता है। रामलाल को समोसा बेचने से जो पैसा आएगा रेवेन्यू होगा। यस और नो? कोई दुकान किराए पे देता है, मकान किराए पे देता है, उससे जो पैसा आएगा उसे रेवेन्यू बोलते हैं। तो इनकम ऑफ अ रिकरिंग, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे एक वर्ड है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रेगुलर नेचर का, फ्रॉम एनी सोर्स। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या लेते हैं हम लोग? तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड।
ये सभी के सभी जो है वो रेवेन्यू के पार्ट है। किसके पार्ट है जी? रेवेन्यू के पार्ट है। तो जरा होम फंड में लिखो, होम फंड में जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उन सभी को लर्न करना है। लर्न ऑल कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज हमने आपको लिखवाए हैं। ओके जी? तो मजा आ गया और कैसा लगा? चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।